शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण शुरू कर रहे हैं। 9वीं और 10वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी व्याकरण की मांग की थी, तो अब सप्ताह में एक वीडियो जो है वो हिंदी व्याकरण पर डाल दी जाएगी और हो सकता है वो हर रविवार को डाली जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे समास। तो समास होता क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बना दिया जाता है। सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो। जब एक सार्थक शब्द बना दिया जाता है तो उसको हम समास कहते हैं। अब देखिए, पारिभाषिक शब्दावली में समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण करना। तो संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है कि भाई छोटा रूप, ठीक है, भाई छोटा रूप कर देना किसी बड़े वाक्य को या कई सारे शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देना, वो उसका छोटा रूप होता है, उसको हम समास कहते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ उदाहरण लिख रखा है मैंने कि राजा का पुत्र, तो एक शब्द इसका बना दिया राजपुत्र। रसोई के लिए घर, तो रसोई घर। पुस्तक के लिए आलय, तो पुस्तकालय। तो यही जो है समास होता है कि भाई कई सारे शब्दों को जब मिलाकर एक शब्द का निर्माण कर दिया जाता है और उस शब्द का अर्थ होता है तो हम उसको समास कहते हैं। अब देखिए समास की रचना कैसे होती है। तो देखिए, समास रचना में पद होते हैं और पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है, और इन दोनों से जो नया पद बनता है उसे समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है। अब पहले पद समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने एक यहाँ पर वाक्य लिख दिया, राम ने खाना खाया। तो ये मैंने एक वाक्य लिख दिया कि राम ने खाना खाया। तो यहाँ पर एक वाक्य में जब शब्दों को जोड़ा जाता है या एक वाक्य में जब शब्दों को पिरोया जाता है तो हम उसको पद कहते हैं। परंतु जब शब्द स्वतंत्र हो जाते हैं, अर्थात किसी वाक्य में नहीं होते हैं, तो इनको पद की जगह शब्द कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, राम मैंने अलग लिख दिया, खाना मैंने अलग लिख दिया, ठीक है, खाया मैंने अलग लिख दिया। तो ये जो है ये शब्द कहलाएंगे। लेकिन जब इनको एक वाक्य में पिरो दिया जाएगा, एक वाक्य बना दिया जाएगा, तो इनको पद कहा जाएगा। तो मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा कि भाई शब्द और पद में क्या फ़र्क है और पद किसे कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं कि भाई उत्तर पद और पूर्व पद, तो ज़रा समझ लीजिए भाई पूर्व पद किसे कहा जाता है। तो जो वाक्य का पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर राजा है, या इसमें राजपुत्र जो लिखा हुआ है, राजपुत्र में जो ये जो राज है और ये क्या है, पूर्व पद है, और इसके बाद जो ये पुत्र है तो ये क्या है, उत्तर पद है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पुत्र है ये क्या है, उत्तर पद है। और ये जो पूरा एक समास बन के आया है सामने, तो इसे समस्त पद कहा जाता है या समासिक पद कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर बात की जाए इस वाले वाक्य में, तो ये जो पुस्तक है तो ये पूर्व पद है, और ये जो आलय है ये क्या है, ये उत्तर पद है। और ये जो बन के समास के रूप में आया है इसको समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है। तो सभी विद्यार्थियों को पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे जाकर इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए क्या है समास विग्रह। तो समास विग्रह क्या होता है? समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। कि भाई जो समासिक शब्द हैं, समासिक शब्द मैं पहले बता चुका हूँ, समस्त पद को ही हम क्या कहते हैं, समासिक शब्द कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पुस्तकालय की बात की थी, तो ये क्या है, एक समासिक पद है। तो इसके बीच के संबंध को ही बताना क्या है कि भाई समास विग्रह है। जैसे ये राजदूत, ठीक है, तो राजदूत क्या है, राजा का दूत। तो एक संबंध बता रहा है, भाई दूत जो है किसका है, राजा का है। तो ये समास विग्रह होता है कि भाई जो समासिक पद है उसके बीच के संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है कि भाई
समास विग्रह कहलाता है। तो 10वीं कक्षा में कभी कई बार समास विग्रह आ जाता है, कई बार समस्त पद बनाना आ जाता है, या समासिक पद बनाना आ जाता है, या कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि भाई समास के भेद बताइए, या भेद पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं 10वीं कक्षा में। तो चलिए आगे देखते हैं। भाई लोकसभा, तो लोक का सभा, तो ये समास विग्रह है। भाई गुणहीन, तो गुण से हीन, ठीक है। तो यहाँ पर एक संबंध बताया जा रहा है, यथा समय, समय के अनुसार, ठीक है। तो ये जो है समास का विग्रह होता है। ये जो है समस्त है, समासिक पद है। तो समासिक पद का जो विग्रह किया गया है वो ये किया गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि बच्चों को इस चीज में बड़ी दिक्कत होती है कि भाई संधि और समास में क्या फ़र्क है, या संधि विच्छेद में क्या फ़र्क है। तो संधि में हम वर्णों को जोड़ते हैं, जो वर्ण होते हैं उनको जोड़ते हैं। यहाँ पर शब्दों की बात की जा रही है कि यहाँ शब्दों का विग्रह किया जा रहा है और शब्दों को ही जोड़ा जा रहा है। तो ये संधि और समास में फ़र्क है, ठीक है। अब आगे देखिए समास के भेद। अब समास के मूलतः 6 भेद हैं। अब वैभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये कह सकते हो कि मुख्य 6 भेद हैं। अगर बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ोगे तो लगभग इसके 106 भेद मिलेंगे जो इनके अंदर होते हैं। तो हम इतना ही हमें पढ़ना है 10th और 9th की क्लास में, जिसमें से हम 1, 2 या 3 तक इस क्लास में करेंगे और अगले पार्ट में इससे आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास क्या है, देखिए कि अव्ययीभाव समास जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो ऐसे शब्द को अव्ययीभाव समास कहा जाता है। तो सबसे पहले 2 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला पूर्व पद क्या होगा, अव्यय होगा, दूसरा प्रधान होगा। अब ये अव्यय क्या होता है, तो अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिन पे कारक, लिंग या वचन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे कि भाई लड़के लड़कियां हो गई तो यहाँ पर लिंग परिवर्तन हो रहा है, या लड़का लड़के हो गए तो यहाँ पर वचन परिवर्तन है। पर ऐसे शब्द जिन पे कारक, लिंग वचन वगैरह का, इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको अव्यय कहा जाता है। अब देखिए एक उदाहरण से देखते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो अब क्या है कि ना तो इस शब्द पे क्या होगा भाई कारक का फर्क पड़ेगा, ना ही लिंग का फर्क पड़ेगा, ना ही क्या होगा कि वचन का फर्क पड़ेगा। किसी भी चीज का इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। यथा ऐसे आजीवन, संपूर्ण जीवन। तो इससे आगे जो ये जो पहला अक्षर जो आ है, ठीक है, तो ये क्या है, एक उपसर्ग है। तो ना तो इस पे वचन का फर्क पड़ना है, ना इस पे लिंग का फर्क पड़ना है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं इनको अव्ययीभाव समास कहा जाता है। अब इसको देखिए पहचानने के लिए 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि अव्ययीभाव समास जो होते हैं अव्यय से बने होते हैं, ठीक है। मतलब जिन पे वचन, लिंग, कारक वगैरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए यथा पे कारक वगैरह इन सब चीज़ों की लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात कि भाई अव्यय। दूसरी बात कि भाई इन शब्दों के आगे उपसर्ग लगे होते हैं, ठीक है। उपसर्ग जैसे यहाँ पर आ लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर बे लगा हुआ है, तो ये सब उपसर्ग होते हैं। तो दूसरी बात कि भाई इस पे क्या लगा होता है, उपसर्ग लगा होता है, ठीक है। अब तीसरी क्या है कि ये जो शब्द होते हैं, ये जो शब्द हैं अव्ययीभाव समास में, कई सारे शब्द जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। उनकी पुनरावृत्ति होती है, जैसे रातों रात, ठीक है। तो रातों रात, तो ये क्या है कि यहाँ पर जो रात है वो 2-2 बार आ रहा है। तो ये भी क्या होते हैं, अव्ययीभाव समास होते हैं। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक शब्द दे रखा है भरपेट, तो भरपेट पे भाई किसी लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। रात भर, ठीक है, तो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई स्त्री भी भरपेट कह सकती है कि मैंने भरपेट भोजन किया, और पुरुष भी कह सकता है मैंने भरपेट भोजन किया। यहाँ पर ये जो शब्द है ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या वचन के हिसाब से कोई परिवर्तित नहीं होगा, किसी प्रकार से इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे समास क्या होते हैं, अव्ययीभाव समास होते हैं।
अब आगे देखिए, दूसरा जो इसका वो है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास जो है जरा देखते हैं। तो तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में क्या था, पूर्व पद प्रधान था, यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है। और यहाँ क्या है कि जो प्रथम पद होता है, मतलब पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है। ठीक है, अब देखिए समास के बीच की विभक्तियां लोप हो जाती है, मतलब अदृश्य होती है, जो विभक्तियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, हट जाती हैं। और इस समास में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इस समास में आने वाले कारक चिन्हों जैसे को, से, के लिए, का, की, के, में, पर आदि लोप हो जाता है। तो इन्हीं चिन्हों से आप जो है अव्ययी तत्पुरुष समास को पहचानोगे। ठीक है, कि भाई जिसमें इन कारक चिन्हों का लोप हो गया है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम कि भाई मूर्ति को बनाने वाला, तो मूर्तिकार, तो यहाँ पर को का लोप हो गया, भाई कारक लोप हो गया। जैसे करुणा से पूर्ण, तो करुणापूर्ण। ठीक है, तो यहाँ से का लोप हो गया। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें तो जैसे सत्य के लिए आग्रह है, तो यहाँ के लिए लोप हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने जैसे यहाँ पर के लिए लिखा हुआ था कि भाई यहाँ के लिए का लोप हो गया, तो क्या नाम है, सत्याग्रह हो गया ये। तो सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। ठीक है, तो इस तरह से जहां पर कारक चिन्हों का लोप हो जाता है उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा कि भाई अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास में क्या। चलिए आगे देखते हैं। तो तत्पुरुष समास के प्रकार। तो देखिए मैंने तत्पुरुष समास के प्रकार से पहले ये कारक चिन्ह का एक आप सबके सामने चित्र दे रखा है। तो अगर तत्पुरुष समास के आप प्रकार समझना चाहते हैं तो इन कारक चिन्हों के जो ये हैं विभक्तियां हैं, इनको अगर आप याद कर लेंगे तो तत्पुरुष समास के प्रकार आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है। अगर ये विभक्तियां आपको याद हो गई कारक के, ठीक है, तो तत्पुरुष समास आपको बिल्कुल टिप्स पे, उंगली पे हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए अभी देखते हैं हम। जैसे सबसे पहला जो प्रकार है वो है कर्म तत्पुरुष। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, को के लोप होने से ये समास बनता है। अब देखिए ग्रंथाकार, ये समासिक पद हो गया है, और ग्रंथ को लिखने वाला, यहाँ पर को का लोप हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये आइए तो देखिए को किसका है, कर्म की विभक्ति है। ठीक है, तो इस तरह से ही यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है तत्पुरुष समास के प्रकार हैं, जो कि 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इनकी विभक्ति अगर याद हो गई ये तो आपको उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन विभक्तियों के लोप से ही पहचान लोगे। ये विभक्तियां जैसी गायब होंगी, किसी भी समासिक पद में से गायब रहेंगी, या ठीक है, या विग्रह में से गायब करके समासिक पद बनाया गया होगा, तो क्या होगा, आप बहुत आसानी से को समझ सकोगे। जैसे अगला देखते हैं तो देखिए करण तत्पुरुष। अब इसमें क्या, से के द्वारा के लोप से यह समास बनता है। अब जैसे वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित। ठीक है, अब आगे देखिए करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। अब जरा यहां पर देखिए, ये देखिए कि भाई करण में क्या है कि भाई से के द्वारा। ठीक है, कर्ण में देखिए कि भाई कर्ण में क्या है, ये रहा, जरा देखिए से के द्वारा। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको ये विभक्तियां, कारक की ये विभक्तियां याद हो गई तो आप सबको तत्पुरुष समास को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उसके परिभाषा को याद करने की जरूरत पड़ेगी। आप इन्हीं विभक्तियों के द्वारा उसको पहचान भी लोगे और उसको लिख भी सकोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए संप्रदान तत्पुरुष, के लिए का लोप होने से यह समास बनता है। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। आगे देखिए अपादान तत्पुरुष, से के लोप होने से यह समास बनता है। अब ये से, यहाँ पर जो से है वो अलग करने की वो है। ठीक है, इससे ऊपर भी से है। देखिए यहाँ पर इन विभक्तियों में देखेंगे तो यहाँ पर भी से है, देखिए यहाँ पर भी से है, और यहाँ पर भी से है, ये यहाँ पर भी से है, और यहाँ पर भी है। तो ये अपदान जो है अलग करता है, अलग करने की भाव रखता है।
ठीक है। तो जैसे जब अपदान हम यहाँ पर देख रहे हैं तो देखिए गुणहीन, ठीक है, गुणों से अलग, रोग मुक्त, ठीक है, रोगों से एक तरह से मुक्ति मिल गई है ना, तो रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ठीक है, तो एक तरह से रोग से मुक्ति मिल गई, एक अलग करने की भावना है इसके अंदर। अब यहाँ पर और आगे देखिए तो यहाँ पर से का लोप हो रहा है, और जो अपदान की विभक्ति क्या है, अपादान की विभक्ति जो है वो से है, ठीक है। तो इसलिए उसको याद करते ही आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसका देखिए संबंध तत्पुरुष का, के, की आदि का लोप होने से ये समास बनता है, ठीक है। जैसे राजसभा, राजा की सभा, भूदान ये समासिक पद है, ये विग्रह है, भू का दान, देश रक्षा, देश की रक्षा ये विग्रह है, ये समासिक पद है, ठीक है। तो यहाँ पर का, के, की आदि के लोप से क्या बनता है, ये जो है संबंध तत्पुरुष बनता है। आगे देखिए अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण क्या होता है, अधिकरण किसी चीज के एक तरह से पोजीशन को बताता है, में, पर, ठीक है, के लोप होने से ये समास बनता है। जैसे जल समाधि, जल में समाधि, एक पोजीशन बता रहा है, जल में समाधि, जल में जन्मा, जलज, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप विभक्तियों की याद कर लेंगे तो आपको ये जो तत्पुरुष समास के जो प्रकार हैं वो रटने की जरूरत नहीं है, आप टिप्स पे उसको फटाफट कर देंगे। तो इस तरह से इसकी 6 वो थी, और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के जो 4 समास के भेद बचे हुए हैं वो हम अगले उसमें पार्ट में कर लेंगे, अपने अगले भाग में कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें अव्ययीभाव और तत्पुरुष जो है वो हम समाप्त करते हैं।